चैप्टर 26 रक्त। दरवाजे के माध्यम से वह मेरे चारों ओर बिखर गया और दीवार से टुकड़े टुकड़े होकर उड़ गया। मेरे अंदर से निकली दहाड़ पूरी तरह से सहज थी। ट्रैकर का सिर झटके से ऊपर उठा और फिर वह अपने नीचे फर्श पर लाल रंग की आकृति की ओर गोता लगाने लगा। मैंने देखा कि एक पीला हाथ व्यर्थ आत्मरक्षा में आगे बढ़ा हुआ था। दरवाजे की बाधा ने मेरी गति को धीमा नहीं किया था। मैं ट्रैकर पर झपट्टा मारते हुए उसके लक्ष्य से दूर जा गिरा और उसे इतनी जोर से फर्श पर पटक दिया कि लकड़ी के तख्ते टूट गए। मैंने उसे लुढ़काकर अपने ऊपर खींच लिया और फिर उसे लात मारकर कमरे के बीच में ले गया, जहां एमेट उसका इंतजार कर रहा था। पूरे चौथाई सेकंड के दौरान जब मैं ट्रैकर से जूझ रहा था, मुझे उसके जीवित प्राणी होने का एहसास ही नहीं था। वह मेरे रास्ते में आने वाली एक वस्तु मात्र था। मुझे पता था कि निकट भविष्य में किसी समय मुझे एमेट और जैस्पर से जलन होगी। मैं चाहूंगा कि मुझे उन्हें नोचने, काटने और अलग करने का मौका मिले, लेकिन अब ये सब व्यर्थ था। मैं घूम गया, जैसा कि मुझे पता था कि बेला दीवार के सहारे गिरी हुई थी, टूटे हुए शीशों से घिरी हुई। सब कुछ लाल था। जब से मैंने पहली बार हवाई अड्डे पर एलिस की डरावनी आवाज सुनी थी, तब से मैं जिस भय और दर्द को दबा रहा था, वह एक अजय ज्वार की लहर के रूप में मुझ पर टूट पड़ा। उसकी आंखें बंद थीं, उसका पीला हाथ उसके बगल में पड़ा हुआ था, उसकी धड़कन कमजोर, लड़खड़ाती हुई थी। मैंने हिलने का फैसला नहीं किया, मैं बस उसके बगल में था, उसके खून में घुटनों के बल बैठा हुआ था। मेरी छाती और सिर में आग जल रही थी, लेकिन मैं अलग अलग तरह के दर्द को अलग नहीं कर पा रहा था। मैं उसे छूने से डर रहा था। वो कई जगहों पर टूटी हुई थी। मैं उसे और भी बदतर बना सकता था। मैंने अपनी ही आवाज सुनी, बार बार वही शब्द दोहराते हुए। उसका नाम, नहीं, कृपया, बार बार, जैसे कोई रिकॉर्ड उछल रहा हो। लेकिन मैं आवाज पर नियंत्रण नहीं रख पा रहा था। मैंने खुद को कार्लिस्ले का नाम चिल्लाते हुए सुना, लेकिन वह पहले से ही वहां था, उसके दूसरी तरफ खून में घुटनों के बल बैठा था। मेरे मुंह से निकलने वाले शब्द अब शब्द नहीं रह गए थे, बस उखड़ी हुई, भारी आवाजें थीं। सिसकियां। कार्लिस्ले के हाथ उसके सिर से लेकर टखने तक और फिर वापस इतनी तेजी से चले कि वे धुंधले हो गए। उसने दोनों हाथों से उसके सिर को दबाया ताकि वह फट जाए। उसने अपनी 2 उंगलियां उसके दाहिने कान के 3 इंच पीछे एक जगह पर कस दी। मैं नहीं देख पाया कि वह क्या कर रहा था। उसके बाल लाल रंग से सराबोर थे। उसके होठों से एक कमजोर चीख निकली। उसका चेहरा दर्द से ऐंठ गया। बेला, मैंने विनती की। कार्लिस्ले की शांत आवाज मेरी तीखी चीख के बिल्कुल विपरीत थी। उसका थोड़ा खून बह गया है, लेकिन सिर पर जख्म गहरा नहीं है। उसके पैर पर ध्यान दो, वह टूट गया है। पूरे कमरे में गुस्से की चीख गूंज उठी और एक पल के लिए मुझे लगा कि एमेट और जैस्पर मुसीबत में हैं। मैंने उनके दिमाग को छुआ तो वे पहले से ही टूटे हुए टुकड़ों को इकट्ठा कर रहे थे और मुझे एहसास हुआ कि यह आवाज मुझसे आई थी। मुझे लगता है कि इसमें कुछ पसलियां भी होंगी, कार्लिस्ले ने कहा, अभी भी अत्यंत शांत। उनके विचार व्यावहारिक और भावशून्य थे। उन्हें पता था कि मैं उनकी बात सुनूंगा, लेकिन उन्हें अपनी जांच से भी प्रोत्साहन मिला। हम समय पर थे, नुकसान गंभीर नहीं था। हालांकि मैंने उनके आकलन में अगर की संभावना को पकड़ लिया। अगर वह रक्तस्राव को नियंत्रित कर पाते, अगर पसली उसके फेफड़े को छेद न देती, अगर आंतरिक क्षति उतनी नहीं होती जितनी लग रही थी, अगर मानव शरीर को जीवित रखने की उनकी वर्षों की कोशिशों ने उन्हें उन चीजों के बारे में बहुत सी अंतर्दृष्टि दी जो गलत हो सकती थीं। उसका खून मेरी जीन्स में भीग गया था, मेरी बाहें भीग गई थीं, मैं उसमें रंगा हुआ था। बेला दर्द से करा उठी। बेला, तुम ठीक हो जाओगी। मेरे शब्द याचना और याचना थे। क्या तुम मुझे सुन सकती हो, बेला? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। फिर से करा उठी, लेकिन नहीं, वह बोलने की कोशिश कर रही थी। एडवर्ड, वो हौंफते हुए बोली। हाँ, मैं यहाँ हूँ। वह फुसफुसाकर बोली, दर्द हो रहा है। मुझे पता है, बेला, मुझे पता है। ईर्ष्या तब उभरी, जैसे कोई मुट्ठी मेरी छाती के बीच में घुस गई हो।
मैं ट्रैकर को तोड़ना चाहता था, उसे लंबे धीमे टुकड़ों में फाड़ना चाहता था। इतना दर्द और इतना खून, और मैं कभी भी उससे इसका हिसाब नहीं ले पाऊंगा। ये काफी नहीं था कि वो मर रहा था, कि वह जल जाएगा। ये कभी भी काफी नहीं होगा। क्या तुम कुछ नहीं कर सकते? मैंने कार्लिसले पर चिल्लाते हुए कहा। मेरा बैग कृपया, उसने शांत भाव से एलिस को पुकारा। एलिस ने हल्की घुटन भरी आवाज निकाली। मैं बेला के चोटिल, खून से सने चेहरे से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। खून के नीचे उसकी त्वचा पहले से कहीं ज्यादा पीली थी। उसकी पलकें भी नहीं फड़क रही थीं। लेकिन मैंने एलिस के दिमाग तक पहुंचकर जटिलता देखी। मैं अभी तक उस खून की झील को ठीक से महसूस नहीं कर पाया था जिसमें मैं घुटनों के बल बैठा हुआ था। मुझे पता था कि कहीं न कहीं मेरे शरीर में शायद इस पर प्रतिक्रिया हो रही थी। लेकिन वह प्रतिक्रिया चाहे कहीं भी हो, वह दर्द के इतने नीचे थी कि वह अभी तक सतह पर नहीं आई थी। एलिस बेला से प्यार करती थी, लेकिन वह इसके लिए शारीरिक रूप से तैयार नहीं थी। वो हिचकिचा रही थी, दांत भींच रही थी, जहर को वापस निगलने की कोशिश कर रही थी। एमिट और जैस्पर भी संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने ट्रैकर के टूटे हुए टुकड़ों को खींच लिया था और मैं केवल यही उम्मीद कर सकता था कि वे टुकड़े अभी भी किसी तरह कमरे से दर्द को बाहर निकालने में सक्षम होंगे। एमिट ब्रेक के लिए जैस्पर पर बारीकी से नजर रख रहा था। एमिट खुद सराहनीय नियंत्रण में था। बेला के लिए उसकी चिंता उसके सामान्य लापरवाह मन की स्थिति से कहीं ज्यादा गहरी थी। अपनी सांस रोक लो, एलिस, कार्लिसले ने कहा। इससे मदद मिलेगी। उसने सिर हिलाया और सांस रोककर आगे पीछे दौड़ी। कार्लिसल का बैग उसके पैर के पास छोड़ दिया। वो इतनी सावधानी से आगे बढ़ी कि उसके जूतों पर खून भी नहीं लगा। वह ताज़ी हवा के लिए हौंफते हुए नष्ट हो चुके आपातकालीन निकास की ओर वापस चली गई। खुले दरवाजे से सायरन की हल्की आवाजें आ रही थीं, जो उस कार की तलाश कर रही थी जो शहर की सड़कों पर इतनी बेतहाशा दौड़ी थी। मुझे संदेह था कि वे चोरी की गई कार को शांत सड़क पर छाया में खड़ी पाएंगे, लेकिन मुझे वास्तव में परवाह नहीं थी कि वे ऐसा करते हैं या नहीं। एलिस, बेला ने हौंफते हुए कहा। वह यहाँ है, मैंने बड़बड़ाते हुए कहा। वह जानती थी कि तुम्हें कहाँ ढूंढना है। बेला ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मेरे हाथ में दर्द है। मैं उसकी विशिष्टता से आश्चर्यचकित था। बहुत अधिक क्षति हुई थी। मुझे पता है, बेला। कार्लिसले तुम्हें कुछ देगा। ये रुक जाएगा। कार्लिसल उसके सिर के फटे हुए हिस्से को इतनी तेजी से सिल रहा था कि उसकी हरकतें फिर से धुंधली हो रही थीं। उसकी आंखों से कोई खून नहीं निकल पा रहा था। वह छोटे छोटे टांकों से बड़ी रक्त वाहिकाओं की मरम्मत करने में सक्षम था, जिसे कोई अन्य सर्जन यांत्रिक सहायता के साथ भी सही परिस्थितियों में दोहरा नहीं सकता था। मैं चाहता था कि वह एक ब्रेक ले और उसके सिस्टम में कुछ दर्द निवारक दवाएं डाले, लेकिन मैं उसके नियंत्रित शांत भाव में सुन सकता था कि उसके सिर को उससे ज्यादा नुकसान हुआ था जितना उसे उम्मीद थी। उसने बहुत ज्यादा खून खो दिया था। अचानक झटके के साथ बेला आधी सीधी खड़ी हो गई। कार्लिसले ने अपने बाएं हाथ से उसका सिर पकड़ लिया ताकि उसे अपनी लोहे की पकड़ में स्थिर कर सके। उसकी आंखें खुली, टूटी हुई रक्त वाहिकाओं से रक्त लाल हो गया और वह इतनी ताकत से चीखी कि मैंने अनुमान नहीं लगाया था कि वह इतनी ताकत से चीखी होगी। मेरा हाथ जल रहा है, बेला, मैंने चिल्लाकर कहा, मूर्खतापूर्ण ढंग से। एक पल के लिए मैं केवल अपने शरीर में भड़की आग के बारे में ही सोच रहा था। क्या मैं उसे चोट पहुंचा रहा था? उसकी आंखें फड़कने लगी, खून और खून से लथपथ बालों के कारण वे अंधी हो गईं। आग! वह चिल्लाई, उसकी पसलियों में कराह के बावजूद उसकी पीठ झुक गई। कोई आग रोको! उसकी पीड़ा की आवाज सुनकर मैं स्तब्ध रह गया। मुझे पता था कि मैं जो कह रहा था उसकी सच्चाई समझ गया था, लेकिन घबराहट ने मेरे दिमाग में सारे अर्थ उलझा दिए। ऐसा लगा जैसे कोई और मेरा सिर उसके चेहरे से दूर करने के लिए मजबूर कर रहा था, मेरी आंखों को उस लाल धब्बेदार हाथ पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर कर रहा था जिसे वह खुद से दूर धकेल रही थी। उंगलियां जकड़ रही थीं, यातना के लिए मुड़ रही थीं। उसके हाथ की एड़ी के आर पार त्वचा पर एक छोटा, उथला घाव हो गया था। यह उसकी
अन्य चोटों से कोई ज्यादा बड़ा नहीं था। पहले से ही खून का बहाव धीमा हो रहा था। मुझे पता था कि मैं क्या देख रहा था, लेकिन मैं सही शब्द नहीं बना पा रहा था। मैं केवल इतना ही कह सका, कार्लिसले। उसका हाथ। उसने अनिच्छा से अपने काम से नजरें उठाईं, उसकी उंगलियां पहली बार रुकीं। और फिर उसे भी झटका लगा। उसकी आवाज खोखली थी, उसने उसे काटा। वहां शब्द थे, उसने उसे काटा। ट्रैकर ने बेला को काटा था। आग जहर थी। धीमी गति में मैंने इसे अपनी स्मृति में फिर से देखा। मैंने दरवाजा फाड़ दिया। ट्रैकर ने झपट्टा मारा। बेला का हाथ उसके सामने आ गया। मैंने उसे जोर से मारा, उसे दूर धकेल दिया। लेकिन उसके दांत बाहर निकले हुए थे, उसकी गर्दन आगे की ओर फैली हुई थी। मैं 1 मिलीसेकंड अधिक धीमा था। कार्लिसले के हाथ अभी भी स्थिर थे। उसे ठीक करो, मैं उस पर चिल्लाना चाहती थी, लेकिन मैं जानती थी, जैसा कि उसने किया, कि अब उसके प्रयास बेकार थे। उसके अंदर टूटी हुई हर चीज अपने आप जुड़ जाएगी। हर टूटी हुई हड्डी, हर घाव, उसकी त्वचा के नीचे से बहता हुआ हर छोटा सा आंसू, सब जल्द ही पूरा हो जाएगा। उसका दिल रुक जाएगा और फिर कभी नहीं धड़केगा। बेला चिल्लाने लगी और दुख से तड़पने लगी। एडवर्ड, एलिस वापस आ गई थी, कुछ नया संकल्प लेकर जो उसे अब कार्लिसले के पास बैठने की अनुमति देता था। लाल रंग उसके जूतों में रिस रहा था। उसने हल्के से बालों को ब्रश किया। बेला की खून से सनी आंखें। आप इसे इस तरह नहीं होने दे सकते। वह कार्लिसले के बारे में सोच रही थी। कार्लिसले को भी याद आ रहा था, अपनी हथेली पर दांतों के निशान और अपने बदलाव के कारण झेली गई लंबी चौड़ी पीड़ा। फिर उसे मेरे बारे में ख्याल आया। मेरे हाथ और बांह पर एक अजीब सी जलन दौड़ गई। मुझे भी याद आ गया। एडवर्ड, तुम्हें ये करना ही होगा, एलिस ने जोर दिया। मैं बेला के लिए ये काम आसान और तेज बना सकता था। उसे इतनी तकलीफ नहीं उठानी पड़ती। जब तक मेरे पास था, वह अभी भी पीड़ित होगी। दर्द अकल्पनीय होगा। आग उसे कई दिनों तक प्रताड़ित करेगी। बस उतने दिन नहीं, और अंत में नहीं, मैंने चिल्लाते हुए कहा, लेकिन मुझे पता था कि मेरा विरोध बेकार था। एलिस की दृष्टि अब इतनी मजबूत हो गई थी कि यह अपरिहार्य लग रहा था। जैसे कि यह इतिहास हो, भविष्य नहीं। बेला, पत्थर जैसी सफेद, उसकी आंखें हमारे आसपास के नरसंहार के दृश्य से 100 गुना ज्यादा चमक रही थीं। मेरी अपनी याददाश्त ने दखल दिया और एलिस के नजरिए के साथ एक और छवि को जोड़ दिया, रोज़ली। नाराज, पछतावे से भरी हुई। हमेशा जो उसने खोया था, उसके लिए शोक मनाती हुई। उसके साथ जो कुछ भी हुआ था, उसके लिए कभी हार नहीं मानी। उसके पास कोई विकल्प नहीं था और उसने हमें कभी माफ नहीं किया। क्या मैं ये सहन कर सकता हूँ कि बेला अगले 1000 वर्षों तक मुझे उसी पछतावे से देखती रहे? हाँ, मेरे सबसे स्वार्थी हिस्से ने जोर देकर कहा। इससे तो बेहतर है कि वह अभी गायब हो जाए, मुझसे दूर चली जाए। लेकिन क्या ये बेहतर था? अगर वह हर परिणाम और हर नुकसान को समझ सकती, तो क्या वह ये रास्ता चुनती? क्या मुझे इसकी कीमत का पूरा अंदाजा था? क्या मुझे अपनी अमरता के बदले में जो कुछ भी मिला था, उसके बारे में पता था? क्या ट्रैकर को बस उसी काली दीवार का सामना करना पड़ा था, जिसके लिए मैं किसी दिन किस्मत में था? या हम दोनों के लिए अनंत ज्वालाएं होंगी? एलिस, बेला ने कराहते हुए कहा, उसकी आंखें बंद हो गईं। क्या वह एलिस की वापसी को पहचान रही थी, या वह मेरी मदद से हार मान रही थी? मैं बस टूटकर बिखरने के अलावा कुछ नहीं कर रही थी। बेला फिर से चीखने लगी, पीड़ा की एक लंबी, बिना रुके चीख। एडवर्ड, एलिस मुझ पर चिल्लाए। मेरी हिचकिचाहट से उसकी अधीरता उन्माद तक पहुंच रही थी, लेकिन उसे खुद पर इतना भरोसा नहीं था कि वह कुछ कर सके। एलिस ने देखा कि मैं डूब रहा था। उसने मेरे भविष्य को हजारों तरह की निराशाओं में बदलते देखा। बाहरी किनारों पर, उसने मुझे एक अकल्पनीय काम करते हुए भी देखा जिसके बारे में मैंने अभी तक सचेत रूप से नहीं सोचा था। वह चीज़ जिसके लिए मैं निश्चित था कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ। जब तक मैंने उसे उसके दिमाग में नहीं देखा, मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि वह संस्करण मेरे दिमाग में भी मौजूद है। अब मैं इसे देख सकता था। बेला को मारना,
क्या ये सही था? उसकी पीड़ा को रोकना, उसे उसकी संपूर्ण और परिपूर्ण मासूमियत में एक अलग नियति का मौका देना, जो उस अपरिहार्य नियति से अलग थी जिसका मैं सामना कर रहा था। एक अलग तरह का परलोक, उस ठंडे, रक्तपिपासु जीवन से अलग, जिसके लिए वह अब जल रही थी। दर्द बहुत ज्यादा था और मैं अपने विचारों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। मैं नियंत्रण खो बैठा था क्योंकि बेला चीख रही थी। मैंने अपनी आंखें और मन कार्लिसले की ओर लगाया, कुछ आश्वासन, कुछ क्षमा की आशा में, लेकिन मुझे कुछ बिल्कुल अलग मिला। उसके दिमाग में एक कुंडलित रेगिस्तानी सांप, रेत के रंग के शल्क एक दूसरे पर सूखी, कर्कश ध्वनि के साथ फिसल रहे थे। ये तस्वीर इतनी अप्रत्याशित थी कि मैं पुनः सदमे से स्तब्ध रह गया। एक मौका हो सकता है, कार्लिसले ने कहा। उसके दिमाग में बस उम्मीद की एक किरण थी। उसने देखा कि बेला की पीड़ा अब मुझ पर क्या असर डाल रही थी। उसे भी डर था कि उसे इस जीवन में मजबूर करने से भविष्य में उसका और मेरा क्या होगा। और फिर भी उम्मीद की एक किरण। क्या? मैंने उससे विनती की। क्या मौका था? कार्लिसले ने फिर से उसके सिर पर टांके लगाने शुरू कर दिए। उसे इस बात पर इतना भरोसा था कि उसे लगा कि उसके घावों की मरम्मत पूरी करना जरूरी हो सकता है। देखो कि क्या तुम जहर को चूस कर बाहर निकाल सकते हो, उसने फिर से शांत होकर कहा। घाव बिल्कुल साफ है। मेरे शरीर की हर मांसपेशी अकड़ गई। क्या ये काम करेगा? एलिस ने पूछा। वह अपने ही सवाल का जवाब देने के लिए आगे देखने लगी। कुछ भी स्पष्ट नहीं था। कोई निर्णय नहीं लिया गया था। मेरा निर्णय नहीं लिया गया था। कार्लिसले ने अपने काम से नजरें नहीं उठाईं। मुझे नहीं पता, लेकिन हमें जल्दी करनी होगी। मुझे पता था कि जहर कैसे फैलेगा। उसे पहली जलन अभी कुछ देर पहले ही महसूस हुई थी। ये धीरे धीरे उसकी कलाई से होते हुए उसकी बांह तक पहुंचेगा। फिर तेजी से और तेजी से। इसके लिए समय नहीं था। लेकिन मैं चीखना चाहता था, लेकिन मैं एक पिशाच हूँ। मैं खून का स्वाद चखता और मैं पागल हो जाता। खास तौर पर उसका खून। बस अब जो जलन उसे महसूस हो रही थी, वो मेरे गले और सीने की लपटों से ज्यादा तेज थी। अगर मैं उस जरूरत के आगे थोड़ा भी झुक जाता। कार्लिसल, मेरी आवाज शर्म से लड़खड़ा गई। क्या उसे एहसास भी था कि वह क्या सुझाव दे रहा था? मुझे नहीं पता कि मैं ऐसा कर सकता हूँ या नहीं। कार्लिसले की उंगलियां इतनी तेजी से सिवनी की सुई को हिला रही थीं कि वह लगभग अदृश्य हो गई थी। वो उसके सिर के पीछे, अब बाईं ओर चला गया था। वहाँ बहुत सारे घाव थे। उसकी आवाज शांत लेकिन भारी थी। ये तुम्हारा फैसला है, एडवर्ड, चाहे जो भी हो। जीवन या मृत्यु या आधी जिंदगी, यह मेरा फैसला है। लेकिन क्या जीवन मेरे बस में था? मैं कभी इतना मजबूत नहीं था। मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, उसने माफी मांगी। अगर आप उसके हाथ से खून लेने जा रहे हैं तो मुझे यहाँ खून बहना बंद करवाना होगा। बेला छटपटाने लगी, क्योंकि दर्द की एक नई लहर ने उसे झकझोर दिया, जिससे उसका मुड़ा हुआ पैर झटके खाने लगा। एडवर्ड, वो चिल्लाए। उसकी रक्त भरी आंखें अचानक खुल गईं, और इस बार वे तेजी से मेरी आंखों में घुस गईं। विनती करती हुई, प्रार्थना करती हुई। बेला जल रही थी। एलिस, कार्लिसले ने झट से कहा। मुझे उसके पैर को सहारा देने के लिए कुछ लाओ। एलिस मेरी परिधीय दृष्टि से ओझल हो गई, और मैं उसे फर्श से बोर्ड उखाड़ते और उन्हें उपयोग योग्य आकार में तोड़ते हुए सुन सकता था। एडवर्ड, कार्लिसले की आवाज पर नियंत्रण नहीं रह गया था। दर्द बह रहा था। मेरे लिए दर्द, बेला के लिए दर्द। तुम्हें यह अभी करना होगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। बेला की आंखें राहत की गुहार कर रही थीं। बेला जल रही थी, और मैं उसे बचाने के लिए बिल्कुल गलत व्यक्ति था। इस कार्य के लिए मैं सचमुच पूरे ब्रह्मांड में सबसे बुरा व्यक्ति था। लेकिन मैं यहाँ ऐसा करने वाला एकमात्र व्यक्ति था। तुम्हें ये करना ही होगा, मैंने खुद से कहा। कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तुम नहीं कर सकते। असफल। मैंने उसके मुड़ते हुए हाथ को पकड़ लिया, उसकी मुड़ी हुई उंगलियों को सहलाया और उन्हें स्थिर रखा। मैंने सांस रोक ली और अपना मुंह उसके हाथ पर दबाने के लिए झुक गया। घाव के किनारों की त्वचा उसके हाथ के बाकी हिस्सों की तुलना में पहले से ही ठंडी थी।
बदल रही थी, सख्त हो रही थी। मैंने उस छोटे से घाव को अपने होठों से बंद कर लिया, अपनी आंखें बंद कर ली और फिर शुरू किया। ये खून की एक बूंद थी, जहर ने घाव को भरना शुरू कर दिया था, बस कुछ बूंदें शुरू करने के लिए, मेरी जीभ को गीला करने के लिए बमुश्किल पर्याप्त। यह मेरे लिए एक विस्फोट की तरह था। मेरे शरीर और दिमाग के अंदर एक बम फट रहा था। जब मैंने पहली बार बेला की खुशबू को महसूस किया तो मुझे लगा कि मैं बर्बाद हो जाऊंगा। यह एक कागज का कट था, यह एक सिर कटने जैसा था। मेरा दिमाग मेरे शरीर से अलग हो गया था, लेकिन ये दर्द नहीं था। बेला का खून दर्द के विपरीत था। इसने मेरे द्वारा झेले गए हर जलन को मिटा दिया, और यह सिर्फ दर्द की अनुपस्थिति से कहीं बढ़कर था। ये संतुष्टि थी, यह आनंद था। मुझे एक अजीब तरह की खुशी महसूस हुई, सिर्फ शरीर की खुशी। मैं ठीक हो गया था और जिंदा था, हर नस संतुष्टि से धड़क रही थी। जैसे ही मैंने घाव से बाहर निकाला, इसने विष के प्रभाव को उलट दिया। खून लगातार बहने लगा, मेरी जीभ मेरे गले पर जम गया। विष का तीखा, बर्फीला स्वाद एक कमजोर प्रतिरूप था। इसने उसके रक्त की शक्ति में कोई बाधा नहीं डाली। उल्लास, उल्लास। मेरा शरीर अच्छी तरह जानता था कि और भी बहुत कुछ है जो मेरे हाथ में है। और भी, मेरा शरीर गुनगुना रहा था, और भी। लेकिन मेरा शरीर हिल नहीं पा रहा था। मैंने उसे जबरदस्ती स्थिर कर दिया था और उसे स्थिर ही रखा। मैं यह नहीं समझ पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन मैंने अपनी पकड़ छोड़ने से इनकार कर दिया। मुझे सोचना पड़ा, मुझे महसूस करना बंद करके सोचना पड़ा। आनंद के बाहर भी कुछ था। दर्द, ऐसा दर्द जिस तक खुशी नहीं पहुंच सकती थी। दर्द जो मेरे मन के बाहर और अंदर दोनों जगह था। दर्द बहुत तीव्र और असंगत था। ये बढ़कर चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। बेला चिल्ला रही थी। मैंने मन ही मन किसी चीज को पकड़ने की कोशिश की और पाया कि एक जीवन अंगूठी मेरा इंतजार कर रही थी। हाँ, एडवर्ड, तुम ये कर सकते हो। देखा, तुम उसे बचाने जा रहे हो। एलिस ने मुझे भविष्य की हजारों झलकियां दिखाईं। बेला मुस्कुरा रही थी, बेला हंस रही थी, बेला मेरा हाथ थामे हुए थी, बेला अपनी बाहें मेरे लिए खोले हुए थी, बेला मेरी आंखों में मुग्ध होकर देख रही थी, बेला स्कूल में मेरे बगल में चल रही थी, बेला अपने ट्रक में मेरे बगल में बैठी थी, बेला मेरी बाहों में सो रही थी, बेला अपना हाथ मेरे गालों पर दबा रही थी, बेला मेरा चेहरा पकड़े हुए थी और अपने होठों को सावधानी से मेरे होठों पर दबा रही थी। बेला के साथ हजारों अलग अलग दृश्य, स्वस्थ और संपूर्ण, जीवंत और खुश, और मेरे साथ आनंद, भौतिक खुशी मंद पड़ गई। जहर का स्वाद बहुत तेज था, फिर भी ये बहुत जल्दी थी। मैं तुम्हें दिखाऊंगी जब, एलिस ने वादा किया। लेकिन मुझे लगा कि मैं उस जगह से आगे निकल गया हूँ जहाँ मैं रुक सकता था। मैं खुद को खो रहा था। मैं उसे मारने जा रहा था। मेरा शरीर पूरे समय खुशी से रोमांचित हो रहा था। बेला की चीखें शांत हो गईं, जिससे मुझे उस दर्द से जुड़ाव महसूस नहीं हुआ जिसे मैं महसूस करना चाहता था। वो कुछ बार करा उठी और फिर आहें भरने लगी। मैं उसे मारने जा रहा था। एडवर्ड, उसने फुसफुसाकर कहा। वह यही है, बेला, एलिस ने शांत किया। यही तुम्हें मार रहा हूँ। मुझे किसी और चीज का एहसास नहीं था। आवाज धीमी पड़ गई, मेरी पलकों के पीछे रोशनी मंद पड़ गई। वास्तव में कुछ भी नहीं था, सिर्फ खून था। यहाँ तक कि एलिस के विचार, जो लगभग मुझ पर चिल्ला रहे थे, दबे हुए और दूर दूर तक महसूस हुए। एलिस ने मुझसे कहा, अब समय आ गया है। एडवर्ड, अब समय आ गया है। मेरे लगभग पूर्ण अवशोषण के माध्यम से मैं उसका स्वाद ले सकता था। बर्फीली चुभन गायब हो गई थी। हालांकि एक नए रासायनिक स्वाद ने उसकी जगह ले ली और मेरे कुछ हिस्से को एहसास हुआ कि कार्लिसले तेजी से काम कर रहा था। रुको, एडवर्ड, अब। लेकिन एलिस समझ सकती थी कि मैं खो चुका था। मैं सुन सकता था कि वह बेताबी से सोच रही थी कि क्या वह मुझे बेला से अलग कर पाएगी, या क्या ये लड़ाई बेला को और ज्यादा चोट पहुंचाएगी। रुको, एडवर्ड, बेला ने आह भरते हुए कहा। अब वह शांत थी। मेरे साथ रहो। उसकी शांत आवाज मेरे दिमाग में घुस गई, जो किसी तरह एलिस की घबराहट से ज्यादा मजबूत थी।
मेरे अंदर और आसपास की सारी अराजकता से ज्यादा तेज। उसके आत्मविश्वास की आवाज़ एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने मेरे दिमाग को मेरे शरीर से फिर से जोड़ दिया हो। इसने मुझे फिर से संपूर्ण बना दिया और मैंने बस उसके हाथ को अपने होठों से दूर जाने दिया। मैंने अपना सिर उठाया और उसके चेहरे को देखा। अभी भी खून से सना हुआ, अभी भी राख, आंखें बंद, लेकिन अब शांत। उसका दर्द कम हो गया था। मैं ऐसा करूंगा, मैंने रक्तरंजित होठों से उससे वादा किया। उसके मुंह पर एक कमजोर मुस्कान आ गई। क्या ये सब खत्म हो गया है? कार्लिसले ने पूछा। उसे चिंता थी कि उसने दर्द निवारक दवा का सेवन बहुत जल्दी कर लिया है, शायद ये जहर की जलन को ढक रही हो। लेकिन एलिस ने देखा था कि यह ठीक होगा। उसके खून का स्वाद साफ है। मेरी आवाज़ कर्कश और कर्कश थी। मैं मॉर्फिन का स्वाद ले सकता हूँ। बेला, कार्लिसले ने धीमी, स्पष्ट आवाज में पूछा। ममम, उसका जवाब था। क्या आग बुझ गई? हाँ, उसने सांस ली, अब थोड़ा साफ। धन्यवाद, एडवर्ड, मुझे तुमसे प्यार है। उसने आह भरी, आंखें अभी भी बंद थीं। मुझे पता है। मेरे सीने से निकली हंसी ने मुझे चौंका दिया। मेरी जीभ पर उसका खून था। शायद यह अब भी मेरी आंखों की पुतलियों के किनारों को लाल कर रहा था। यह मेरे कपड़ों में सूख रहा था और मेरी त्वचा को रंग रहा था। लेकिन वह अभी भी मुझे हंसा सकती थी। बेला, कार्लिसले ने फिर पूछा। क्या? अब उसकी आवाज में चिड़चिड़ापन आ गया था। वह आधी नींद में और अधीर दिख रही थी, दूसरे आधे को खोजने के लिए। आपकी माँ कहाँ है? एक पल के लिए उसकी आंखें झपक उठीं और फिर उसने सांस छोड़ी। फ्लोरिडा में। उसने मुझे धोखा दिया, एडवर्ड। उसने हमारे वीडियो देखे। हालांकि वह आघात और मॉर्फिन से लगभग बेहोश थी, लेकिन ये स्पष्ट था कि वह निजता के इस अतिक्रमण से बहुत आहत थी। मैं मुस्कुराया। एलिस। बेला ने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की और फिर चुप हो गई, लेकिन उसके शब्द उतने ही जरूरी थे जितना वह अपनी हालत में कह सकती थी। एलिस, वीडियो वह तुम्हें जानता था। एलिस, वह जानता था कि तुम कहाँ से आई हो। मुझे गैसोलीन की गंध आ रही है। एमिट और जेस्पर हमारे लिए जरूरी एक्सीलरेंट निकालकर वापस आ गए थे। सायरन अभी भी दूर से बज रहे थे, लेकिन अब दूसरी दिशा से। वे हमें ढूंढने वाले नहीं थे। एक उदास भाव के साथ एलिस तबाह फर्श पर उड़ती हुई चली गई। मीडिया सेंटर के दरवाजे के पास खड़े होकर उसने एक छोटा सा हैंडहेल्ड वीडियो रिकॉर्डर उठाया जो अभी भी चल रहा था। उसने उसे बंद कर दिया। जिस क्षण उसने कैमरा वापस लेने का फैसला किया, उसके दिमाग में सैकड़ों भविष्य के टुकड़े चमक उठे। इस कमरे की, बेला की, ट्रैकर की, खून की। जब वह रिकॉर्डिंग वापस चलाती तो वह सब कुछ देखती, इतनी तेज और अव्यवस्थित कि हम दोनों में से कोई भी उसे समझ नहीं पाता। उसकी आंखें मेरी ओर चमक उठीं। हम इस पर बाद में विचार करेंगे। इस दुर्स्वप्न को समझने के लिए हमें अभी 100 काम करने हैं। मैं बता सकता था कि वह जानबूझकर अपने विचारों को कैमरे से दूर ले जा रही थी क्योंकि वह उन जटिल कामों में व्यस्त थी जिन्हें हमें अब पूरा करना है, लेकिन मैंने उस पर जोर नहीं दिया। बाद में, कार्लिसले ने कहा, उसे हटाने का समय आ गया है। एमिट और जेस्पर दीवारों पर जो गैसोलीन लगा रहे थे, उसकी गंध बहुत तीव्र होती जा रही थी। नहीं, बेला ने धीरे से कहा, मैं सोना चाहती हूँ। तुम सो सकती हो, प्रिय, मैंने उसके कान में धीरे से कहा। मैं तुम्हें उठाकर ले जाऊंगा। उसका पैर एलिस के फ्लोरबोर्ड स्प्लिंट के अंदर कसकर लपेटा हुआ था और कार्लिसल ने उसकी पसलियों पर टेप लगाने का समय निकाल लिया था। पहले से कहीं ज्यादा सावधानी से चलते हुए मैंने उसे खून से लथपथ फर्श से उठाया, उसके हर अंग को सहारा देने की कोशिश की। अब सो जाओ, बेला, मैंने फुसफुसाया।